गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह और ये जो है 2022 का संस्करण है। ठीक है। और अभी जो है दोस्तों, अभी जो है आपके पास जो समय बचा हुआ है कम से कम 18 दिन बचा हुआ है। ठीक है। और ये 18 दिन में जो है आपको दिन और रात एक कर देना। अगर जिसको भी रिजल्ट निकालना है तो ये 18 दिन में उसको जो है दिन और रात एक कर देना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हम लोग जो पढ़ें तो जो है हमारा जो है वहाँ से कवर हो पाए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी जो समय है आपके पास बिल्कुल वो है आपको वन लाइनर यानी वन लाइनर पढ़ने का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को रिवाइज करने का समय है। तो कोई भी जो है संस्करण का कोई भी लेखक का जो है आप बुक निकाल करके वन लाइनर जो है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें से जो है आपको एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल जी का जो बुक है बहुत सारे लोग पढ़े होंगे और बहुत सारे लोग उसको कई बार रिवाइज किए होंगे। तो उसको छोड़े नहीं दोस्तों, यानी आप जिस बुक को जितना बार पढ़ लिए हैं और उसको पढ़िए तो उसमें से आपको जो है सारी मटेरियल आपको और निकलता चला जाएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है। और आप सारी चीज़ों से जो है आपका दिमाग जुड़ता चला जाएगा। ठीक है। तो अभी जो पढ़ने का समय है वन लाइनर ही। ठीक है। कहने का मेरा मतलब यही है। और आइए वन लाइनर में जो है कौन कौन सा विषय पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास बिल्कुल ही आप जो भी इम्पोर्टेंट है उसको तो पूरा रट ही जाइए। ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत बार आप रिवीजन करिए। आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश जी का और लूसेंट से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास समय भी कम बचा हुआ है तो इस चीज़ को देखते हुए आप जो है जितना से ज़्यादा रिवीजन करिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज इसको और हम लोग इसको धीरे धीरे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, टॉपिक वाइज दिया हुआ तो और भी मस्त है ये चीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो पुर्तगाली थे। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। और भारत आगमन इनका कितना था। तो 17 मई 1498 को ये भारत आए थे। 17 मई 1498 को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो जोमोरिन, ध्यान रखेंगे कालीकट बंदरगाह पे जो है स्वागत किया था जोमोरिन, जो वहाँ का स्थानीय शासक था। ठीक है। स्थानीय शासक था। नेक्स्ट है पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था। तो कोचीन में स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो कोचीन यानी कोची में किया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ध्यान रखेंगे फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का था। ध्यान रखेंगे प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का फ्रांसिस्को द अल्मीडा और 1505 से 1509 तक इसका शासनकाल रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान रखेंगे तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 है। ध्यान रखेंगे भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का वर्ष 1556 है और ये गोवा में किया गया था। ये गोवा में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू किया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने शांत या नीले जल की नीति लागू किया था। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसको जो है बस देखते जाइए और आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ विभिन्न देशों के खोजकर्ता और देश। वास्को डी गामा भारत का खोज किए थे। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। बर्थोलोमियो डियाजा ये केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। बर्थोलोमियो डियाजा
केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, इसका जो है 1509 के बाद इसका शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कान्हू। ध्यान रखेंगे, नीनो डू कान्हू को जो है गोवा को पुर्तगालियों के औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, नीनो डू कान्हू। और गोवा को जो है अपना उपनिवेशक कौन बनाया था? तो अल्बुकर्क ने बनाया था। ध्यान रखेंगे, अल्बुकर्क 1510 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अरमेड़ा या काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे, कार्टेज अरमेड़ा काफिला पद्धति हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने लागू किया था, प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच, यानी पुर्तगालियों के पश्चात जो है डच भारत में व्यापार करने आए। कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के और वर्तमान नीदरलैंड्स के निवासी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में विदेश कंपनियों का आगमन। कंपनी दिया हुआ है, देश स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या इस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली देश का था। स्थापना 1498 में हुआ था और प्रथम फैक्ट्री कोची में इन्होंने स्थापना किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज़, ये 1600 में इसका स्थापना हुआ था और सूरत में स्थापना हुआ था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये हॉलैंड की कंपनी थी। 1610 में इसका स्थापना हुआ था और मुसलीपट्टनम में जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क की कंपनी थी। 1616 ईस्वी में आई थी। त्रिंकोबार या त्रिवणकोरा केरल में इसने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, ये फ्रांस की कंपनी थी। 1664 में इसका स्थापना हुआ था और सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था। अब आइए देखते हैं भारत में व्यापार, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का क्रम देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापार के क्रम का आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत यानी 1961 में यहाँ से गए थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों द्वारा। ध्यान रखेंगे, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया था? तो ये डच ने दिया था। ठीक है, डचों ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो डचों ने किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो डचों ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर थे। ध्यान रखेंगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ध्यान रखेंगे, वर्ष 1608 में आया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम यानी 1611 में स्थापित था तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन
चाइल्ड्स को। नेक्स्ट है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फर्रुखसियर ने जारी किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख शहरों के संस्थापक दिया हुआ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। मद्रास का फ्रांसीसी डे था। नई दिल्ली का था एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। और बम्बई के संस्थापक थे आपको गेराल्ड ओंगियार। नेक्स्ट है, यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैंको कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी 1668 में। फ्रैंको कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करों के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पुडुचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पुडुचेरी में। पुडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। पुडुचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। पुर्तगाली को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस वेस्ट ने। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये थॉमस वेस्ट ने पराजित किया था। वंडरविस का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। वंडरविस के युद्ध 1760 में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुई थी? तो एक्सला सैपेल की संधि से 1748 में समाप्त हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैपेला की संधि 1748 ईस्वी में समाप्त हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध क्रम है, प्रथम क्रम 1746 से 48 ईस्वी। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। संधि एक्सला सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय हुआ था 1749 से 54 ईस्वी में। कर्नाटक का उत्तराधिकारी युद्ध मुख्य कारण था और ये पांडिचेरी की संधि 1755 से समाप्त हुआ था। अब ब्रिटेन की मजबूत स्थिति आई थी द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तृतीय युद्ध हुआ था आपको 1756 से 63 में। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। अब फ्रांसीसी पेरिस की संधि 1763 से समाप्त हुई। ध्यान रखेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि 1763 से समाप्त हुई। फ्रांस को विजय मिला। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ
लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज रखा गया था। ध्यान रखेंगे, अंग्रेज कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। नेक्स्ट पेज है आपको ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब। आइए इसको देखते हैं। पहला दिया हुआ है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खां था, 1717 से 1727। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां, 1717 से 1727। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये मुर्शिदाबाद किया था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित किया था? तो ढाका से जो है मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ये अलवर्दी खां ने किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने किया था। 20 जून 1756, ध्यान रखेंगे 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो सिराजू दौला के शासनकाल में हुआ था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो सिराज दौला के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि, ध्यान रखेंगे अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो क्लाइव एवं सिराजदौला। ध्यान रखेंगे 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो क्लाइव और सिराजू दौला के बीच संपन्न हुआ था अलीनगर की संधि। ध्यान रखेंगे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ध्यान रखेंगे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो कौन है वो? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है। ध्यान रखेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर था। ध्यान रखेंगे प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह था और आलमगीर द्वितीय था। ध्यान रखेंगे प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ध्यान रखेंगे प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था और मीर कासिम जो है प्लासी के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। अब आइए देखते हैं प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ठीक है, घटनाएं हैं ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। और अलीनगर की संधि कब हुआ था? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद का द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765। तो ध्यान रखेंगे 12 और 4 16, 12 4 16 द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765। और बनारस की संधि जो है 1773 में हुआ था। बनारस की संधि जो है 1773 में हुआ था। और बनारस की संधि जो है ये अवाब के नवाब सिराजुद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे अवध के नवाब
सुजाउदौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच बनारस की संधि हुआ था। अवध का नवाब था सुजाउदौला और वारेन हेस्टिंग्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया था। वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? तो मीर जाफ़र थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? तो मीर जाफ़र थे। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय, युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब सुजाउदौला तथा क्लाइव के मध्य था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध का नवाब सुजाउदौला के मध्य था। ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद का द्वितीय संधि जो है क्लाइव और सुजाउदौला, अवध का नवाब था सुजाउदौला के मध्य संपन्न हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल का संस्थापक 1727 से 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां। बंगाल का स्थानीय संस्थापक था 1717 से 1727, संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724 निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भरतपुर का संस्थापक, ये 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक का 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खां। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का शहादतुल्ला खां। अवध का 1722 से 24 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क। जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राज जय सिंह। रुहेल पठान का 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बख्श। मैसूर का 18वीं शताब्दी में हैदर अली। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, वर्ष 1844 में तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल को कुशल आक्रमणता की नीति कहा जाता है। तो कुशल आक्रमणता की नीति लॉर्ड एलनबरो को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज है आपको क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, आइए इसको भी देखते हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह 1799। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह। यानी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे साम्राज्य दिया हुआ है, ठीक है। और सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर स्थित थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर स्थित थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था।
25 अप्रैल 1809, ध्यान रखेंगे 25 अप्रैल 1809 अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँखों को की रोशनी ले ली। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि 1846 के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि 1846 के द्वारा समाप्त हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है महत्वपूर्ण संधियों के बारे में दिया हुआ। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। सलाबाई की संधि 1782 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। और अमृतसर की संधि जो है 1809 में हुई थी। ठीक है, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलविलिया युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, चिलविलिया युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और चिलविलिया युद्ध में जो है सिखों के तरफ से शेर सिंह ने किया था। ध्यान रखेंगे, शेर सिंह ने किया था चिलविलिया युद्ध में। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये हैदर अली के द्वारा की गई थी। अब आइए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ बॉक्स में, अंगल मैसूर संघर्ष। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था। हैदर अली वहाँ का शासक था और गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलस्ट। गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलस्ट। ठीक है, 1767 से 69। और संधि हुई थी मद्रास की संधि 1769 में। ठीक है, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, हैदर अली। नेक्स्ट है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हैदर अली वहाँ का शासक था और वारेन हेस्टिंग्स ठीक है, और मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। मैंगलोर की संधि 1784 में समाप्त हुआ था। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान थे और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था और संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक था और लॉर्ड वेलिजेली के शासनकाल में, और मैसूर की सहायक संधि से
हुआ था और टीपू सुल्तान की मृत्यु इसी में हो गई थी। ठीक है, और मैसूर में पुनः वंडियार वंश का स्थापना हुआ, वंडियार वंश का पुनः स्थापना हुआ था। ठीक है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया। ध्यान रखेंगे, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 में। अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुआ था। ध्यान रखेंगे। इसके प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। ठीक है, लोक सेवा संबंधी आयोग। एचिसन आयोग 1886 लॉर्ड डफरिन के समय में आया था। एचिसन आयोग। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हॉर्डिन टू के कार्यकाल में आया था। और ली आयोग, ध्यान रखेंगे, ली आयोग इम्पोर्टेंट है। ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भूमि सुधार के उद्देश्य से फिर से देखते हैं, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलीजेली के द्वारा जो है सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलीजेली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन थे? तो हैदराबाद 1798 में। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो हैदराबाद 1798 में। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डोक्रेशन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। ठीक है, और विलय कौन किया था? तो जो है डलहौजी का समयकाल था। डलहौजी उस समय जो है उसका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये राज्य हड़प
नीति के बारे में कहा गया। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया था? तो आउटरम रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे, आउटरम रिपोर्ट के अनुसार जो है अवध को का अधिग्रहण किया था डलहौजी ने। ठीक है, आउटरम रिपोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य थे? तो सतारा थे 1848 में, सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में, अवध 1856 में। नेक्स्ट है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ठीक है, मैस्ट्री इनसेंटिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करने के महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित कर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी, भारत का प्रथम अकाल आयोग। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पर अधिकार 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल था। सिंध पे 1843 में लॉर्ड एलनबरो उस समय था। भूटान पे 1865 में लॉर्ड लॉरेंस जो है उस समय गवर्नर जनरल था। और बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन जो है उस समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डफरिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं।